बहुलवाद के बारे में आज हम बात करेंगे। राजनीति विज्ञान में संप्रभुता और बहुलवाद दो चैप्टर हैं। संप्रभुता के बारे में हमने बात की थी, किस प्रकार एक राज्य में संप्रभुता पाई जाती है। अब बहुलवाद। बहुलवाद क्या है? बहुलवादियों के अनुसार राज्य कोई विशेष न होकर अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है। बहुलवादियों की मेन या मुख्य मान्यता ये है। हम बात करते हैं इसके बारे में। बहुलवाद संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक विचारधारा है। ऐसी प्रतिक्रिया है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है, किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयकर मानती है। अर्थात बहुलवादी ये मानते हैं कि राज्य संप्रभु नहीं है। जिस प्रकार एक राज्य में अन्य समुदाय है, उसी प्रकार से राज्य भी एक समुदाय है। राज्य बना रहेगा, खत्म नहीं होगा, किंतु अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय मात्र रहेगा। विद्वान हेसियो इसके बारे में लिखते हैं, बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्तोत्र नहीं है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। लास्की के शब्दों में एक परिभाषा और देखते हैं इसकी। समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। अर्थात समाज के अंदर, जैसे कि एक समाज है मान लीजिए, समाज के अंदर बहुत सारे संगठन हैं। व्यापारी संघ, शिक्षक संघ, मजदूर संघ, मजदूर संघ इसी में है। मजदूर संघ हो गया। धार्मिक संगठन, किसान संघ। इस प्रकार एक समाज में कई संगठन है और राज्य उनमें एक संगठन मात्र है। राज्य है, रहेगा, किंतु राज्य उसी प्रकार से एक संगठन है जिस प्रकार से अन्य समाज या अन्य संगठन समाज के अन्य संगठन है। तो राज्य की संप्रभुता का बहुलवादी खंडन करते हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। अब बात करते हैं बहुलवाद के विकास में सहायक तत्व। बहुलवादी विचारधारा अस्तित्व में क्यों आई, इसका विकास कैसे और क्यों हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। हिगलवादी राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया। आदर्शवादी विचारधारा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाते हुए हिगल ने राज्य को पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा मान लिया था। हिगल एकमात्र राज्य को ही नैतिक और आदर्शात्मक संस्था मानता है और राज्य की निरंकुश एवं असीमित प्रभुसत्ता का उपास होने के कारण अन्य समुदाय के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता। हिगल की इस चरमतावादी धारणा की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और इस प्रतिक्रिया का उदय बहुलवाद के रूप में हुआ। बहुलवादी प्रभुसत्ता को असीमित न मानकर सीमित मानते हैं और राज्य के साथ अन्य समुदायों के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। अतः यह सरलता से कहा जा सकता है कि बहुलवाद के विकास में आदर्शवाद के विरोध का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है ना। आदर्शवादी जहाँ राज्य को सर्वेसर्वा मानते हैं, बहुलवादी राज्य को वहाँ एक समुदाय मात्र मान लेते हैं। राज्य की अयोग्यता। आधुनिक समय में राज्य की अयोग्यता भी बहुलवादी विकास का एक बहुत बड़ा कारण है। राज्य हर मामले में हमेशा सफल नहीं रहा। राज्य का कार्य केवल सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक अशांति को रोकना है, किंतु राज्य ने जब कभी भी इससे अलग हटकर अन्य कार्य किए हैं वो असफल रहा है। ऐसी स्थिति में भी राज्य को अयोग्य मानते हुए बहुलवादी अस्तित्व में आए। जैसा कि प्रोफेसर वार्ड लिखते हैं, इससे केंद्र में पक्षाघात या लकवा तथा दूरवर्ती सिरों पर रक्तहीनता या पांडुरोग हो जाता है।
कुल मिला के यदि राज्य के पास अनावश्यक और अत्यधिक कार्यभार होगा तो वो ढंग से उन कामों को नहीं कर पाएगा। मध्यकालीन संघवादी विचारकों का प्रभाव। बहुलवाद के विकास में जर्मन लेखक गियर्थ और ब्रिटिश लेखक मेटलैंड और फिगिस इन विद्वानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से असंतोष। लोकतंत्र में व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की मांग की गई, इससे भी बहुलवाद को बढ़ावा मिला। अंतर्राष्ट्रीय विचारों का क्रमिक विकास। पिछली सदियों में राष्ट्रीयता का विचार प्रमुख रहा तो वर्तमान समय को अंतर्राष्ट्रीयता का युग कहा जा सकता है। राष्ट्रीय व राष्ट्रीयता की भावना के उदय ने जिस प्रकार राज्य की असीमित प्रभुसत्ता का विकास किया, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीयता की भावना ने बहुलवादी विचार को प्रोत्साहित किया है। विधि शास्त्रीय तत्वों का विकास। आधुनिक काल में अनेक क्षेत्रों में इस बात का प्रतिपादन किया गया कि विधि राज्य का आदेश नहीं वरन उससे ऊपर की एक वस्तु है। तो इस तत्व से भी बहुलवादियों को बढ़ावा मिला। श्रमिक वर्गों का विकास। श्रमिक वर्ग जिसके कारण तो पूरी मार्क्सवादी क्रांति हुई, सोवियत संघ के अंदर बोल्शेविक क्रांति हो गई थी, समाजवाद का विकास हुआ, समाजवाद की स्थापना हुई। तो श्रमिक वर्गों के विकास ने भी राज्य की प्रभुसत्ता को मानने से इनकार किया है। प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं गियर्क, मेटलैंड, फिगिस, क्रेब, पाल बंकर, ए.डी. लिंडसे, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट बार्कर, जी.डी.एच. कोल और हेरोल्ड लास्की इनके नाम प्रमुख रूप से बहुलवादी विचारकों में माने जा सकते हैं। अब राज्य की प्रभुसत्ता पर बहुलवादी आक्षेप। बहुलवादी राज्य की प्रभुसत्ता का क्यों विरोध करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहला बिंदु है समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर। वर्तमान समाज में राज्य के अलावा भी अन्य बहुत सारे संगठन मजबूती के साथ उभरे हैं जिन्होंने राज्य के विकास में, समाज के विकास में बहुत योगदान दिया है। तो ऐसी स्थिति में राज्य के ऊपर आक्षेप हुआ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुलवादियों के अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऑस्टिन के पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की सत्ता कभी नहीं रही। प्राचीन काल में भारत अथवा यूनान में इस प्रकार का कोई राज्य नहीं था। अरस्तु ने यद्यपि राज्य को सब सामाजिक संगठनों में सर्वोच्च बताया था, तथापि उसे कानून से उच्च नहीं समझा था। इतिहास भी इस बात को मानता है कि अन्य समुदायों का अस्तित्व हमेशा रहा है और उन्होंने समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाई है। व्यक्ति के विकास के आधार पर बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का विचार व्यक्ति के विकास में बाधक है, क्योंकि यह राज्य को चरम साध्य और व्यक्ति को साधन मात्र बना देता है। वास्तविक स्थिति अलग है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना आवश्यक है, बहुलवादी इस बात को मानते हैं। लोकतंत्र के आधार पर, लोकतंत्र जैसा कि हम जानते हैं, लोकतंत्र में तो किसी भी प्रकार से व्यक्ति के विकास को ही सर्वोपरि माना गया है। तो ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक धारणा के भी आदर्शवादियों की धारणा राज्य की प्रभुसत्ता सीमित करनी आवश्यक है। कानून के स्वरूप के आधार पर ऑस्टिन ने जिस कानून का स्वरूप बताया है वो राज्य से भी ऊपर है। विधि खुद राज्य से ऊपर होती है। लिखित कानूनों का अस्तित्व हमेशा राज्य से ऊपर माना जाता है, प्रभुसत्ता से भी ऊपर होता है। ऐसा मानने के कारण बहुलवादियों को प्रोत्साहन मिला। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर जैसा हमने बात की थी कि वर्तमान में राष्ट्रीय राज्य से ऊपर हटकर अंतर्राष्ट्रीयता की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय समाज की बात होती है। तो ऐसी स्थिति में बहुलवादियों के अनुसार राज्य का